ओम्स लॉ, OHM', ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ आप सब पढ़े हो, ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ओम्स लॉ में हमने क्या करा था, एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ऐसे समझ लो कि आपके पास एक, मान लीजिए, रजिस्टर है और उस रजिस्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने क्या किया, इस सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास करंट कितना है और हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्किट में एक वोल्टमीटर अरेंज करेंगे और एक अमीटर लगाएंगे। अब ऐसा मत बताना कि यार, या ये मत बोलना कि आपको ये भी नहीं पता कि वोल्टमीटर और अमीटर का क्या काम होता है। पता है आपको? नहीं पता। अमीटर का क्या काम होता है? सर करंट का नापना, एम्पियर करंट नापना। मेजर करना। हाँ, अमीटर का काम होता है सर्किट का करंट मेजर करना, और वोल्टमीटर का काम होता है सर्किट के वोल्टेज मेजर वोल्टेज। करना। वोल्टेज तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर मिल रहा है तो वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वहां ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। तो ओम्स लॉ सिंपली क्या था, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of potential difference, the ratio of potential difference to the current is called the electric resistance, is called the electric resistance। ओके, और उसको हम रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस R की वैल्यू जो होती है वो V अपॉन I होती है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I रहता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज R, और R की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, V अपॉन I। इसी से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी है। यूनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसको हम OHM ओम भी कह देते हैं, क्योंकि ओम साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले सामने लेके आए थे। अब ओम्स लॉ आने के बाद, रेजिस्टेंस आने के बाद, एक टर्म आया, इसको हम रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह देते, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं आपको भी लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टर्म आएगा आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज कंडक्ट कराना, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called electric conductance, और इसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में नहीं आया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम कह देते हैं। अब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्योंकि देखो ये रेसिप्रोकल है, तो पहले तो हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करेंगे, जैसे एम्पियर पर वोल्ट। कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/R, और 1/ओम, जिसको आप ओम इनवर्स भी कह सकते हो, ओम -1, और इसका नाम मो भी हो जाता है, MHO, यानी OHM का उल्टा कर दिया MHO। तो इस तरह से कभी लिखा हुआ मिले तो आप परेशान मत होना। एक होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, तो वो जाएंगे आपके पास M-1 L-2 T3A2। सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लॉ की, जो हमने अभी पढ़ा था, व्हाट इज द लॉ, तो लॉ ये था, इफ देयर इज नो चेंज इन करंट, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट समझते हो, जस्ट लाइक टेम्परेचर, जस्ट लाइक प्रेशर, है ना, ये सब चीजें नहीं चेंज हो, स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख देते चलो, सच एज टेम्प, यानी कि टेम्परेचर, देन द रेशियो
then the ratio of the potential difference of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant। यानी कुछ नहीं, ये जो स्टेटमेंट लिखा ना आपने, ये v प्रोपोर्शनल टू i, ये आपका ओम्स लॉ था। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये थोड़ा सा बड़ा जाने वाला, ये शुरू करें। देखिए, आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो पढ़ा था, I बराबर NEA/VD। मैं एक फॉर्मूला और लिखाने वाला हूं आपको, किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका माइक खोल ले लड़के दक्ष। देखिए, अभी जो हम करने वाले ना, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक और रिलेशन होता है, वो बड़ा मजेदार है, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो क्या कोई बता सकता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं होती है तो कंडक्टर का मोशन कैसा होता है? एक अलाइनमेंट में होता है, रैंडम मोशन होता है? रैंडम। और जब रैंडम मोशन होता है तो हाँ, जिगजैग मोशन रैंडम मोशन बोला जाता है। तो वो रैंडम मोशन का एवरेज कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगा, या एवरेज उसका 0 ले लेते हैं हम? ये नहीं निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम अपने किसी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं v बराबर u प्लस at, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो v1 u1 a t1। आपने सोचा होगा ए क्यों नहीं लिखा हमने ना, ए की वैल्यू क्यों नहीं लगाई, या a1 क्यों नहीं लिखा? देखो, ए एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अपने आप से तो आता नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट देता है। और वो एक्सटर्नल एजेंट कब देगा? कि जब आप इसके अक्रॉस, जैसे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, नहीं करेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या फोर्स होगा? क्यों भाई? यस सर। और फोर्स है तो फोर्स की कुछ वैल्यू होती है, तो क्या मैं उसको एम में लिख सकता हूं? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई यहां से? QE/m। फॉर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q की जगह E लिख दें। अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो E होता है ना। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिफर कर रही है या सेम है फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स? चेक करना। हाँ सर, डिफर कर रही है ऑल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कर रही है? जरा क्या बदल गया ऑल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जरा बताना। एक्सेलरेशन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या बदल रहा है वो? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदली है कि इलेक्ट्रॉन का मास बदला है? मास तो सबका सेम रहता है ना। तो मास सबका सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है, चार्ज सबके ऊपर सेम है, तो एक्सेलरेशन कैसे डिफर कर दिया तूने भाई? सर आपकी आवाज अटक रही है। अरे हम ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने एक्सेलरेशन को डिफरेंट कैसे कर दिया सबके लिए? अभी आ रही है आवाज? आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं, तुमने अभी ये कहा एक्सेलरेशन जो है डिफरेंट होगा सबके लिए, कैसे, हाउ, ये समझाओ मुझे बस। नहीं सर, सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है बोल रहा था? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ना A1 नहीं लिखा, मैंने A लिख के छोड़ दिया। जैसे अगर आप सेकंड के लिए लगाओगे तो V2 U2 A T2, ऐसे आप सभी के लिए लगाते हुए चलोगे, और लास्ट में जाके जो nth वाला होगा उसके लिए लगाएंगे UN A Tn। समझ में आया? ये सबको जोड़ लो, V1 V2 अप टू सो ऑन Pn इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू सो ऑन UN प्लस A, देखो सब में से कॉमन आ जाएगा, T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन Tn। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, निकालते हैं एवरेज। यस सर।
एवरेज में क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एन ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन। अब आप देखो ये डिवाइड करने के बाद ये टर्म्स क्या बन गए, देखो ये जो पहला टर्म है ना, ये जो लिखा हुआ है यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी, ये बताओ, यू तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज थी, ये वी कब आई थी, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यानी जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करते इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही कौन आया, एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन ने क्या किया, सडन चेंज इन वेलोसिटी। क्या किया इस एक्सेलरेशन ने, सडन चेंज इन वेलोसिटी। और मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखाई थी कि व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल सोर्स जस्ट लाइक दिस बैटरी, when we applied an external source, it will result the sudden change the motion of electron, and this sudden change in velocity is known as drift velocity. clear है, भूल गए? क्लियर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए करते तो v1 डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती, बट यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए तो एवरेज निकालना पड़ेगा ना कहने के लिए। चलिए ये वाला जो टर्म है, ये इसका आंसर आएगा 0, जो मैं आपसे भी सबसे पहले डिस्कस किया था। क्या, एक तो u इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या है इनिशियल, और वो कैसा, रैंडम मोशन। कैसा मोशन है ये, रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन का एवरेज क्या निकल के आएगा, 0। तो इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। ओके, प्लस a एक्सेलरेशन हो गया, और ये जो टाइम है ये एवरेज टाइम है, तो इसको हम लिखेंगे टाउ, और यही है रिलैक्सेशन टाइम जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर आप भूल गए तो आप चेक कर सकते हैं जाके। तो वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, और ए की वैल्यू कितनी है, ई बाई एम। ये एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी तक हमने पढ़ा था कौन सा, वी डी इज इक्वल टू एन ई, सॉरी आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। क्या पढ़ा था हमने, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और एक कौन सा आ गया, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ, तब आगे बढ़ेंगे हम। तो फॉर्मूले हो गए, तो आप क्या करेंगे, एक तो इस वाले फॉर्मूले और एक इस वाले फॉर्मूले, दोनों को यूज करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 2 में वी डी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी की वैल्यू कितनी है, ई बाई एम इंटू में टाउ। ढंग से समझ लेना, इसी लाइन में आंसर आने वाला है। क्लियर? और एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई बराबर वी बाई एल। ये तो याद होगा, भूल गए थे? यस सर, याद है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं यही लिखने वाला हूँ वी बाई एल। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, तो हो गया ई स्क्वायर, इंटू में एरिया, डिवाइड बाई एम, इंटू में टाओ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमने लिख दी वी बाई एल, सिंस ई बराबर वी बाई एल। तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, वोल्टेज की वैल्यू वो आ जाएगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाओ इंटू में आई। आ रही नहीं आ रही, चेक करना जरा। v इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाओ इंटू में आई। चलो सर, एक चीज और लेट कर चेक कर लो, आंसर आ गया क्या, m कांस्टेंट है, वेरिएबल है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को सेम ही रहेगा। हाँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अरे लेंथ क्या है, सेम है, बदल दी है? कंडक्टर की लेंथ तो सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी भैया, नंबर्स भी सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू i।
और इस कांस्टेंट है ना, ये जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये R होता है, सिंस R इज इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कांस्टेंट लिखते हो ना प्रोपोर्शनलिटी हटा के, और जो R लिखते हो रेजिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होती है, ml अपॉन एनी स्क्वायर एटा। आ गया सर। क्लियर? और यहां से प्रूव हो, हाँ ये भैया। वाली बात प्रूव हो गई। दक्ष क्या हो रहा है तेरे यहाँ पे, कैसे म्यूजिक बज रहा है तुम्हारा? अरे वो म्यूजिक। V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था मैं। किरण बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी, तेज बोल। बेटा तेरी इतनी कम आवाज आ रही है जैसे मोबाइल तूने दूसरे कमरे में रखा हुआ हो और तू दूसरे कमरे में बैठी हो। चलो अब यहीं से एक, हाँ अभी आ रही। अभी ये ना यहीं से एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज की क्लास को वहीं खत्म करेंगे। एक स्टेप आगे चल के ना हम एक चीज और निकालने वाले, क्योंकि यहां तक तो काम हो ही चुका है, एक लाइन और तो लिखनी है हमें। देखो, सिंस R इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या आई थी जरा देखना, ml अपॉन एनी स्क्वायर एटा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आई है ना। तो जरा देखो यहाँ पर, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को तो अलग कर लो और l अपॉन ए को अलग लिख दो। तो पता है ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है, रो। शायद आपने फॉर्मूला पहले कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा। बता सकते हो रो क्या होता है? क्यों भाई? डेंसिटी, अच्छा क्या? क्या रेजिस्टिविटी, हाँ रजिस्टिविटी। क्या होता है रो? रजिस्टिविटी। ओके, फिर एक टर्म आपको मिलेगा आगे चल के, कंडक्टिविटी। क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी, जिसको कहते हैं सिग्मा, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी यूनिट होती है साइमन। ठीक है, समझ लो जल्दी।